Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया हुआ एक टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है वुड्स डिस्पैच। देखो ये टॉपिक तो मैं बहुत पहले एक्सप्लेन कर देती, लेकिन मैंने वैक्सीन लिया था, उसकी वजह से काफी दिन मुझे प्रॉब्लम हुई है। तो आप जब वैक्सीन लो तो बहुत ध्यान से लगवाना, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। मैं पूरे 15 दिन परेशान रही हूँ। मुझे फीवर आया, बॉडी एक हुआ, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हुई। तो ये वैक्सीन है तो कंपलसरी, लेकिन इसमें काफी साइड इफेक्ट्स हैं और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया है। तो आज आपको प्रॉमिस किया हुआ टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो है वुड डिस्पैच। देखो, वुड डिस्पैच ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक नया एरा शुरू किया। इसमें ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन किया गया कि एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके साथ साथ वेल प्लान्ड एजुकेशन सिस्टम के इम्पोर्टेंस को भी रियलाइज किया गया। देखो, वुड डिस्पैच ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम थी जो प्रेजेंट की गई एक सिस्टमैटिक मैनर में, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन और फाइनली सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। वुड डिस्पैच ने एजुकेशन को एक न्यू शेप दी, एक न्यू डायरेक्शन दी। यूजुअली इंग्लिश की फाउंडेशन वुड डिस्पैच ने ही इंडिया में एस्टेब्लिश की थी। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे की पॉइंट्स वुड डिस्पैच के एक्सप्लेन करूंगी। देखो, जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ तब अब भी मुझे सांस फूल रही है। एक्चुअली आई एम नॉट परफेक्टली ऑल राइट, फिर भी मैं आपके लिए ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं आपको वुड डिस्पैच जरूर समझाऊंगी। तो देखो, पूरा वीडियो लेक्चर आप ध्यान से देखना। सारे की पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं और सारे की पॉइंट्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या वुड डिस्पैच के एम्स थे, क्या इसकी रिकमेंडेशंस थी और क्या इसके इफेक्ट्स हुए हैं। देखो, सबसे पहले आपको वुड का पूरा नाम पता होना चाहिए। वुड का पूरा नाम है सर चार्ल्स वुड। कौन थे सर चार्ल्स वुड? सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बाद में इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, चार्ल्स वुड कौन थे? ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्रेसिडेंट कब बने थे? 1852 में प्रेसिडेंट बने थे और 1855 तक ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन रहे थे। तो आपको ये पता होना चाहिए। कई बार एमसीक्यू में चार्ल्स वुड के बारे में, उनकी जो पोस्ट है, उनका जो डेजिग्नेशन है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको उनको एसोसिएट करना होता है। तो आपको तीनों पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहले ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, दूसरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और तीसरा ये चेयरमैन थे, ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के। ईयर भी आपको याद होना चाहिए। 1852 में ये प्रेसिडेंट बने थे और 1855 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। क्लियर? अब देखो, इन्होंने एक डिस्पैच भेजा था किसको? टू द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी इन 1854। देखो, चार्ल्स वुड ने 1854 में इंडिया की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंडिया की एजुकेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए एक सजेशन लेटर भेजा था लॉर्ड डलहौजी को। तो आपको लॉर्ड डलहौजी ये ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जब वुड डिस्पैच मिला तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। और वुड डिस्पैच कब भेजा गया था, इसका ईयर भी आपको पता होना चाहिए, 1854। तो आपको यहाँ दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ईयर जो था 1854 और दूसरा था गवर्नर जनरल का नाम जो था लॉर्ड डलहौजी। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं इस पॉइंट से आपके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, वुड डिस्पैच इज कंसिडर्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। देखो, वुड डिस्पैच को क्या कंसिडर किया जाता है? इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम शुरू किया गया था उसका बेस दिया था वुड डिस्पैच ने।
यानी वुड डिस्पैच ने ही यहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड की थी। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके जो ऑप्शंस आते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा किसे कंसिडर किया जाता है, तो वो है वुड्स डिस्पैच। क्लियर? अब देखो, हम वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों बुलाते हैं, इसे मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि इंडिया में जो बेसिक एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, इंडिया में जो एजुकेशन की फाउंडेशन ले डाउन की गई थी, वो वुड डिस्पैच ने की थी। वैसे तो वुड डिस्पैच के आने से पहले ही ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को रिट्रीट करना शुरू कर दिया था, एजुकेट करना शुरू कर दिया था, ताकि उनको छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए। देखो, जो चार्टर एक्ट 1813 था, उसमें जो बजट सैंक्शन हुआ था पार्लियामेंट में, उससे वो भारतीयों को लिटरेट तो कर रहे थे, लेकिन एक प्रॉपर वे नहीं था, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं था प्लानिंग का कि किस तरह से इंडियंस की एक एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाए। वुड डिस्पैच आने के बाद एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई, प्रॉपर डायरेक्शन दी गई कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। तो देखो, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1 लाख रुपए ईयरली सैंक्शन किया था एजुकेशन पर स्पेंड करने के लिए। यानी गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए का बजट दिया था इंडियंस को एजुकेट करने के लिए। बजट तो गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया था कि 1 लाख रुपए इंडियंस को लिटरेट करने के लिए लगाना है, लेकिन प्रॉपर स्कीम्स डेवलप नहीं की थी। अब देखो, एक और बात बताती हूँ आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट होता था, वो एवरी 20 इयर्स रिन्यू किया जाता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। यानी हर 20 साल बाद चार्टर को रिन्यू किया जाता था। तो जब 1833 में चार्टर को रिन्यू किया जाना था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस बजट को इंक्रीज कर दिया। यानी 1 लाख के बजट को गवर्नमेंट ने 10 लाख कर दिया। इंडियंस को लिटरेट करने के लिए, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 10 लाख रुपीस सैंक्शन किए गए। तो देखो, पहले भी लोगों को लिटरेट किया जाता था, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स खोले गए थे, और देखो कुछ बड़े इंस्टीट्यूट भी खोले गए थे, जैसे IIT रुड़की, ये एस्टैब्लिश हो गया था 1847 में, 7 इयर्स बिफोर वुड डिस्पैच। ऐसा नहीं है कि पहले एजुकेशन नहीं थी इंडिया में, पहले भी एजुकेशन थी। वुड डिस्पैच आने से पहले भी लोगों को पढ़ाया जाता था, लेकिन एक सिस्टमैटिक मैनर नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चार्टर एक्ट 1813 था, उसमें गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, 1 लाख रुपए का बजट दिया था इंडियंस को लिटरेट करने के लिए। और जब उस चार्टर को रिवाइज किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 20 साल बाद 1833 में, जब उसे रिवाइज किया गया, तो गवर्नमेंट ने बजट को 1 मिलियन कर दिया था। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर को एवरी 20 इयर्स में रिवाइज किया जाता था, एवरी 20 इयर्स में रिन्यू किया जाता था। चार्टर एक्ट 1853 को रिन्यू करने से पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए एक डेफिनेट पॉलिसी बनाई जाए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सिलेक्शन कमेटी को सेटअप किया। उस सिलेक्शन कमेटी ने एंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन को एनक्वायर किया और रिफॉर्म सजेस्ट किए। सिलेक्शन कमेटी ने क्या कहा, उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी तरह से भी ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए हार्मफुल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी इस सजेशन का फेवर किया। तो देखो, फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट को पास कर दिया। इस वजह से हम इसे मैग्ना कार्टा ऑफ वुड डिस्पैच बोलते हैं। अब आपको समझ में आया कि वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिपोर्ट को सैंक्शन किया था, रिपोर्ट को पास किया था। क्लियर? तो देखो, आप कैसे लिखेंगे,
British Parliament set up selection committee to enquire field of education and suggested reforms. 1853 में चार्टर एक्ट को रिन्यू करने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई और सिलेक्शन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को सैंक्शन कर दिया। इस वजह से वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश इन इंडिया बोला जाता है। तो देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रिपोर्ट रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि हम मैग्ना कार्टा क्यों बुलाते हैं वुड डिस्पैच को। अब देखो, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सैंक्शन हो गया तो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरपर्सन कौन थे? वो थे चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक डिक्लेरेशन इशू किया। उस डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं वुड डिस्पैच। इसमें 100 आर्टिकल्स थे और इन आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था, रिकमेंडेशंस दी गई थी कि किस तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मलाइज किया जाए, किस तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। क्लियर? तो आप डेट भी याद रख सकते हैं कि वुड डिस्पैच को कब डिक्लेयर किया गया था। ये थी 19 जुलाई 1854। देखो, ईयर के साथ साथ आपको डेट भी ध्यान रखनी है। डेट है 19 जुलाई। कई बार एमसीक्यू में डेट से रिलेटेड भी कंफ्यूजन आ जाता है। 19 जुलाई 1854 को चार्ल्स वुड ने ये डिक्लेरेशन इशू किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसमें 100 आर्टिकल्स थे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मलाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस डिस्पैच के एम क्या थे। पहला एम है टू इम्पार्ट वेस्टर्न कल्चर एंड वेस्टर्न नॉलेज। देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसका मेन एम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाए, लोगों के अंदर इंग्लिश नॉलेज को डेवलप किया जाए, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी। अब देखो, ब्रिटिशर्स तो इतने सारे थे नहीं कि हर जगह वो ब्रिटिशर्स को अपॉइंट कर दे, तो उनको इंडियन लोगों की भी जरूरत थी, इसलिए वो लोगों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते थे ताकि वो उन्हें यूज कर सके। दूसरा पॉइंट आता है टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड रेज मोरल कैरेक्टर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ क्लास ऑफ सिविल सर्वेंट हु कैन बी ट्रस्टेड। देखो, गवर्नमेंट का मेन एम क्या था? वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहती थी इंडियंस में। जो यंग जनरेशन थी उनके मॉरल कैरेक्टर को वो रेज करना चाहती थी, क्योंकि उनको सिविल सर्वेंट की रिक्वायरमेंट थी। वो ऐसे लोग चाहती थी जिन पर वो ट्रस्ट कर सके। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को लिटरेट करना शुरू किया, उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी शुरू की ताकि सिविल सर्वेंट्स क्रिएट किए जा सके। अब देखो, इसमें एक पॉइंट आप और लिख देना, टू मेक सपोर्टर ऑफ इंग्लिश रूल। देखो, वो ऐसे इंडियंस क्रिएट करना चाहते थे जो उनके फॉलोअर हों, क्योंकि ब्रिटिशर्स की मेन पॉलिसी क्या थी कि वो हिंदुस्तान पर फॉरएवर राज करना चाहते थे। तो उनको ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट थी जो उनके सपोर्टर हो, जो उनके सर्वेंट बन के रहे। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आप एम के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिकमेंडेशंस क्या दी थी वुड डिस्पैच ने। देखो, वुड डिस्पैच ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए थे, ऐसे प्रोविजंस दिए थे जो एजुकेशन सिस्टम में हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं, प्रोविजन वाज मेड फॉर सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन। देखो, इन्होंने सिस्टमैटिक मेथड दिया था एजुकेशन का। कैसे? एट प्राइमरी लेवल वर्नाकुलर मीडियम। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? मदर टंग, कॉमन लैंग्वेज। वुड डिस्पैच ने ये रिकमेंड किया कि आप बच्चों को प्राइमरी लेवल तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे, यानी वर्नाकुलर लैंग्वेज में बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। इसलिए प्राइमरी लेवल पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने रिकमेंड किया था वो था वर्नाकुलर मीडियम, यानी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षित किया जाएगा। इसके बाद हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर यानी उनकी मातृभाषा में तो पढ़ाई होगी ही होगी, उसके साथ साथ इंग्लिश भी उन्होंने ऐड कर दी थी।
और यूनिवर्सिटी लेवल पर उन्होंने कहा इंग्लिश मीडियम इज मैंडेटरी। यानी अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आगे आपको पढ़ाई टोटल इंग्लिश में करनी होगी, ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां आपको किसी तरह की कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, वहां आपको टोटल इंग्लिश में ही स्टडी करनी होगी, ये उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। तो समझ में आए तीनों पॉइंट आपको। सबसे पहले आपको प्राइमरी लेवल में वर्नाकुलर मीडियम, दूसरा हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाकुलर और यूनिवर्सिटी लेवल में इंग्लिश मीडियम, ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरह से उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन में यही था कि लोगों को लिटरेट तो किया जाए, लेकिन लिटरेट करने के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने अलग अलग दिए थे, अलग अलग लेवल के लिए। अब देखो सेकंड रिकमेंडेशन क्या थी, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने रिकमेंड किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल खोला जाए। देखो भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही चाहिए, ये चार्ल्स वुड ने रिकमेंड किया था। तीसरा पॉइंट आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बी सेट अप इन ईच प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, देखो प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। उस समय स्टेट को प्रोविंस कंसिडर किया जाता था, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला जाना चाहिए, जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी टू एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर जो देश के तीन बड़ी सिटी है बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, इन तीनों में बिल्कुल वैसी ही यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो लंदन में यूनिवर्सिटी है। यानी लंदन की यूनिवर्सिटी के मॉडल पर इन तीनों सिटीज में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाए। इसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन एड। देखो प्राइवेट एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए, प्राइवेट एंटरप्राइज को एनकरेज करने के लिए वुड डिस्पैच ने ही इंट्रोड्यूस किया था। वुड डिस्पैच में ही ग्रांट इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उन्हें सपोर्ट, उन्हें एनकरेज वुड डिस्पैच ने ही किया है। देखो ग्रांट इन एड सिस्टम भी वुड डिस्पैच के द्वारा ही रिकमेंड किया गया था। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, हर जगह गवर्नमेंट स्कूल खोलना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने ग्रांट दी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट रिकमेंडेशन वाज गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एजुकेशन फॉर विमेन। विमेन को एजुकेट करने के लिए भी फर्स्ट स्टेप वुड डिस्पैच में ही उठाई गई थी। इन्होंने कहा कि विमेन का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होना चाहिए, इंडियन वुमेन को लिटरेट करना चाहिए, तो ये भी वुड डिस्पैच की एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डेवलप प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स। देखो वुड डिस्पैच ने प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल पर फोकस किया। इन्होंने कहा कि जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है उसी फील्ड में आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो ये बहुत बड़ी रिकमेंडेशन थी वुड डिस्पैच की कि इन्होंने वोकेशनल स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस किया था, जो आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। आज भी वोकेशनल स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है। जिन लोगों की जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, इंटरेस्ट है, उसी फील्ड से रिलेटेड उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जो वोकेशनल स्किल थी ये रिकमेंडेशन वुड डिस्पैच में ही इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज स्ट्रेस वाज गिवन ऑन टीचर्स ट्रेनिंग एट ऑल लेवल। इन्होंने कहा टीचर्स एफिशिएंट होने चाहिए, इसलिए हर प्रोविंस में इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए। देखो ये सारी रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की थी डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट पुअर है उनके लिए स्कॉलरशिप भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो ये सारे रिकमेंडेशंस मैंने आपको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन की है, होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ इसके इफेक्ट्स क्या रहे। देखो इफेक्ट्स में आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे वाज सेट अप बाय 1857। वुड डिस्पैच कब भेजा गया था? 1854 में। विद इन 3 years यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास सेटअप कर दी गई बिल्कुल
लंदन के मॉडल पर, यानी जैसी यूनिवर्सिटीज लंदन में थी वैसी ही यूनिवर्सिटी इन तीनों सिटीज में एस्टेब्लिश कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बाय 1882, 1882 में पंजाब की यूनिवर्सिटी सेटअप कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बाय 1887 और 1887 तक इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर दी गई। हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए गए, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए, ओपन किए गए। तो ये सारी प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट की गई। जो रिकमेंडेशंस वो डिस्पैच में दी गई थी उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट भी किया गया। तो ये सारे की पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। होपफुली आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे कि क्या वो डिस्पैच था, इसे हम मैग्ना कार्टा क्यों बुलाते हैं, फिर इसके एम्स क्या थे, इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी और इसके इफेक्ट भी पॉजिटिव रहे हैं। आज तक जो इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी है वो वुड डिस्पैच को ही फॉलो करती आ रही है। हमारी जो नींव डाली गई थी एजुकेशन की वो वुड डिस्पैच ने ही डाली थी। क्लियर? ओके।